वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर माह के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसको आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल यानी नवंबर माह के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो नेक्स्ट पार्ट 3 होगा, कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग पार्ट 3 में नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग सूची में कौन से बैंकों को डाला गया है, यानी विच बैंक्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द रेड फ्लैग लिस्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एंड सी बोथ, यानी एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक को विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग सूची में डाला गया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई की लिमिट की निगरानी करने वाली प्रणाली ने एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक को रेड फ्लैग सूची में डाल दिया गया है। किसी सूचीबद्ध कंपनी को इस सूची में तब डाला जाता है जब उसके पास विदेशी निवेश उपलब्ध विरासत अनुमेय सीमा 3% से कम हो जाती है। कब डाला जाता है याद रखिएगा, इस सूची में रेड फ्लैग सूची में तब डाला जाता है जब विदेशी निवेश उपलब्ध विरासत की सीमा जो है वो 3% से कम हो जाती है। एफपीआई एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों में 74% तक निवेश कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के मामले में मौजूदा एफपीआई की हिस्सेदारी 71.3% है, जबकि इंडसइंड बैंक की 73.1% है। इन दोनों के अलावा नोवार्टिस इंडिया और प्रॉक्टर एंड गैबल हाइजीन और हेल्थ केयर ने रेड फ्लैग सूची में शामिल अन्य कंपनियां भी हैं। इन दोनों के अलावा इसमें कौन कौन सी हैं, तो नोवार्टिस इंडिया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन और हेल्थ केयर रेड फ्लैग सूची में शामिल अन्य कंपनियां भी इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, यानी विच बैंक हैज फाइंड ₹1 करोड़ बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएनबी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो क्यों लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस पे? पंजाब नेशनल बैंक पे। पंजाब नेशनल बैंक अप्रैल 2010 से भारत के बैंकिंग नियामक से पूर्व अनुमोदन अथवा बिना प्राधिकरण मंजूरी के ड्रग पीएनबी लिमिटेड भूटान के साथ एक द्विपक्षीय एटीएम शेयरिंग व्यवस्था का संचालन कर रहा है। आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 यानी पीएसएस अधिनियम की धारा 26(6) में उल्लिखित नियम के उल्लंघन के चलते पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और क्यों लगाया है? तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है पंजाब नेशनल बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके एमडी और सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 19 मई 1894 लाहौर पाकिस्तान में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। और रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ईवा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ईवा बाय इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ईवा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और स्मृति मंधाना कौन है? तो ये वुमेन क्रिकेटर है इंडिया की। इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोडक्ट ईवा लॉन्च किया है। बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपने इस नए लॉन्च किए गए प्रोडक्ट ईवा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ईवा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलू में भारतीय महिलाओं की बेहतरी के लिए यूनिक बचत खाता है। तो क्या है ईवा? ईवा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, धन यानी हेल्थ, फाइनेंस और समृद्धि जैसे हर पहलू में भारतीय महिलाओं की बेहतरी के लिए एक यूनिक बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट है। तो इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष कौन है? अरुण रामनाथन। कौन है? अरुण रामनाथन इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष है।
और इसके एमडी और सीईओ है वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। कौन है? वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। और इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डैश की स्थापना की है, यानी आरबीआई हैज एस्टैब्लिश्ड एज टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआईएच। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआईएच। अब आरबीआईएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, आरबीआईएच यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआईएच की स्थापना की गई है। इस इनोवेशन हब को स्थापित करने का उद्देश्य बैंक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और एक वातावरण तैयार कर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है, जिससे नवाचार को बढ़ावा और प्रोत्साहन मिलेगा। आरबीआईएच हब वित्तीय क्षेत्र में संस्थानों, प्रौद्योगिकी उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करेगा और विचारों के आदान प्रदान और वित्तीय नवाचारों से संबंधित प्रोटोटाइप के विकास के लिए प्रयासों को समन्वय भी करेगा। कौन करेगा? आरबीआईएच। आरबीआईएच का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी आरबीआईएच एक गवर्निंग काउंसिल द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा, जिसमें 10 सदस्य, जिसमें एक अध्यक्ष और उनको इंक्लूड करके टोटल 10 सदस्य शामिल होंगे। किसमें? आरबीआईएच में। और ये गवर्निंग काउंसिल द्वारा इसे निर्देशित और प्रबंधित, मैनेजमेंट इसका किया जाएगा। श्री सेनापति गोपाल कृष्णन सह संस्थापक और इन्फोसिस के पूर्व सह अध्यक्ष को आरबीआईएच के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास मैं आपको बहुत वीडियो में बता चुकी हूँ, 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, कौन कौन से? बीपी कानूनगो, एमके जैन, एमडी पात्रा और राजेश्वर राव। 4 डेप्यूटी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएएसए अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? कौन सा? सीएएसए यानी विच बैंक हैज लॉन्च्ड द सीएएसए कैंपेन? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक के द्वारा शुरू किया गया है सीएएसए कैंपेन या सीएएसए अभियान। कर्नाटक बैंक ने सीएएसए, अब सीएएसए का फुल फॉर्म क्या होगा? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, सीएएसए को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान शुरू किया है। किसने शुरू किया है? कर्नाटक बैंक ने, जो 17 नवंबर से 4 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा। कब से कब तक चलाया जाएगा ये अभियान? 17 नवंबर से 4 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा सीएएसए कैंपेन कर्नाटक बैंक के द्वारा। तो बैंक द्वारा जारी एक बयान में ये कहा गया है कि इस अभियान का 4.10 लाख से अधिक चालू और बचत खातों से 650 करोड़ रुपए का कारोबार जुटाना है। तो ये बैंक ने जो ये कैंपेन सीएएसए को जो शुरू किया है, इसमें ये कहा गया है कि इस अभियान के तहत 4.10 लाख से अधिक चालू और बचत खाते से 650 करोड़ रुपए का कारोबार जुटाना है बैंक का अभियान। इस अभियान के तहत बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल रूप से संचालित बचत और चालू खाता उत्पादों की अपनी आकर्षक और बेहतर सेवा पेश करने का इरादा रखता है। कर्नाटक बैंक लिमिटेड की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है मंगलुरु, मैंगलोर में। और कर्नाटक बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ है महाबलेश्वर एमएस। और इसमें सम्मिलित जो है कर्नाटक बैंक लिमिटेड सम्मिलित फरवरी 18, 1924। और इसका टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। क्या है? योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया कर्नाटक बैंक का टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी विच ऑफ दीज हैज लॉन्च्ड पे आउट लिंक्स फॉर स्मॉल बिजनेस? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेटीएम। पेटीएम के द्वारा छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक्स लॉन्च किया गया है। पेटीएम ने कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक्स लॉन्च किया है, जो उनके ग्राहकों, कर्मचारियों और विक्रेताओं को तुरंत भुगतान करने में सक्षम बनाएगा, वो भी बिना उनसे बैंक की जानकारी लिए। इसका उद्देश्य गेमिंग, खुदरा निर्यात, विनिर्माण, ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में छोटे कारोबारियों की मदद करना है। किसका? पेटीएम। पेटीएम का उद्देश्य पे आउट लिंक्स के द्वारा।
पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में और उसकी स्थापना हुई थी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमईज के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी विच बैंक हैज लॉन्च स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 फॉर एसएमईज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के द्वारा शुरू किया गया है एसएमईज के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0। एचडीएफसी बैंक ने लघु और मध्यम आकारों के उद्यमों के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च करने की घोषणा की है। यह समाधान व्यापारियों और स्वनियोजित पेशेवरों को तुरंत चालू खाता खोलने और दुकान ऑनलाइन ऑन बैंक भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाएगा। तो क्या करेगा ये? यह समाधान व्यापारियों स्वनियोजित पेशेवरों को तुरंत चालू खाता खोलने और दुकान ऑनलाइन और ऑन द गो भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाएगा। बैंक की योजना अगले 3 वर्षों में मेट्रो अर्धशहरी ग्रामीण भारत में 20 मिलियन से अधिक छोटे और मध्यम व्यापारियों, डॉक्टरों, फार्मेसियों, सैलून और धोबी जैसी सेवाओं तक पहुंचने की है। तो एसएमईज के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है और इस योजना का जो लक्ष्य है वो अगले 3 वर्षों में, नेक्स्ट जो 3 इयर्स है उसमें मेट्रो और अर्धशहरी ग्रामीण भारत में 20 मिलियन से अधिक छोटे और मध्यम व्यापारियों, जिसमें डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, सैलून है, धोबी हैं, जैसी सेवाओं तक पहुंचने का है। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक के सीईओ और एमडी है शशिधर जगदीशन। इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड और एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डीआईपीएएम ने किसके साथ समझौता किया है, यानी विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डीआईपीएएम टाइड अप। तो यहाँ पर डीआईपीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। हिंदी में बोले तो निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने डीआईपीएम के साथ समझौता किया है। तो डीआईपीएम ने संपत्ति के विमुद्रीकरण के लिए डीआईपीएम को सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। डीआईपीएम को रणनीतिक विनिवेश या बंद करने और 100 करोड़ और उससे अधिक के शत्रु संपत्ति के तहत सरकारी सीपीएससीज की गैर मुख्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा के साथ अनिवार्य किया गया है। डीआईपीएम के पास गैर प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए एक रूपरेखा भी है। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास, जो हैं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान जताया है, यानी गोल्डमैन सैक्स हैज एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -10.3% बताया है गोल्डमैन सैक्स ने। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी गिरावट के अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया है। गोल्डमैन सैक्स ने सितंबर 2020 के अपने पहले अनुमान -14.8 को संशोधित कर -10.3% कर दिया है। इसके अतिरिक्त गोल्डमैन सैक्स ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी 13% रहने का अनुमान जताया है। तो याद रखिएगा, जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं जो इंडिया में जीडीपी या कोई भी रेटिंग डिक्लेयर करती हैं, ये टाइम पे चेंज होती रहती हैं। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले हमारा लेटेस्ट वीडियो जो होगा उसमें जो हमने जीडीपी बताई है उसको देख के आप लोग जरूर जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को किसके द्वारा संबोधित किया गया है, यानी हु हैज एड्रेस्ड द थर्ड एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है। इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी की चुनौती का सामना कर रही है, इसलिए बैठक में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उपाय करने और भविष्य के लिए रणनीति तैयार करने पर विचार विमर्श किया गया है।
फोरम के अन्य प्रतिभागियों में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडोनॉम गैब्रियस, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक को मोरेटोरियम के अंतर्गत रखने का आदेश जारी किया है, यानी विच बैंक हैज बीन केप्ट अंडर मोरेटोरियम बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को मोरेटोरियम के अंतर्गत रखने का आदेश जारी किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी विलास बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोरेटोरियम के अंतर्गत रखने का आदेश जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं की वित्तीय स्थिति में आई गंभीर गिरावट के कारण, याद रखिएगा, जितने भी ऋणदाता हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में आई जो गंभीर फाइनेंशियल का कंडीशन में गिरावट के कारण लक्ष्मी विलास बैंक को 1 महीने यानी 30 दिन के लिए मॉरेटोरियम के अंतर्गत रखने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद इसे जमाकर्ताओं के लिए नकदी निकालने की सीमा 25,000 रुपये पर प्रतिबंधित कर दी गई है। यानी अब बैंक के ग्राहक केवल 25,000 रुपये तक की राशि ही बैंक से निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक ने बैंक की वित्तीय स्थिति में आई गंभीर गिरावट के कारण 30 दिनों की अवधि के लिए लक्ष्मी विलास बैंक के निदेशक मंडल को भी हटा दिया है। इसकी घोषणा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से की गई है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक बयान में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और वित्तीय और बैंकिंग स्थिरता के हित में एक विश्वसनीय पुनरुद्धार योजना के अभाव में लक्ष्मी विलास बैंक को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 45 के तहत मोरेटोरियम पीरियड में रखने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। तो लक्ष्मी विलास बैंक की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। स्थापना हुई थी 1926 में और इसके अध्यक्ष हैं अवतार सिंह मोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कोविड-19 एशियन रिस्पांस फंड में कितने मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता का विस्तार किया है? यानी इंडिया हैज एक्सटेंडेड हाउ मेनी मिलियन डॉलर फाइनेंशियल असिस्टेंस इन कोविड-19 एशियन रिस्पांस फंड? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 1 मिलियन डॉलर की। तो भारत ने कोविड-19 एशियन रिस्पांस फंड में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता का विस्तार किया है। इसकी पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन में की गई है, जिसे वर्चुअली आयोजित किया गया था। 10 एशियान देशों के नेताओं ने शिखर सम्मेलन के समापन पर 2021 से 2025 के लिए नए आसियान भारत एक्शन योजना को अपनाने का स्वागत किया है। पीएम मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुच के निमंत्रण पर 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जो आसियान के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने साल 2020 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान जताया है? यानी व्हाट इज द मूडीज एस्टिमेट जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2020? तो कितना बताया है? जीडीपी -8.9। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -8.9 बताया है मूडीज ने। तो रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी -8.9% रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले यह अनुमान -9.6 लगाया गया था। तो याद रखिएगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि रेटिंग एजेंसीज के जो इसमें आंकड़े होते हैं ये बदलते रहते हैं, तो इसलिए आपको एग्जाम में जब भी आपको एग्जाम हो उससे पहले जरूर हमारा लेटेस्ट वीडियो देख के जरूर जाइएगा, जिससे आपको करंट में क्या जीडीपी रही है उसका अनुमान लग सके, ये आपको पता चल सके एग्जाम्स के लिए। तो मूडीज ने कितना बताया है? -8.9 2020 के लिए, लेकिन इससे पहले मूडीज ने -9.6 लगाया था अनुमान। इसके अलावा मूडी द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी 8.1% की वृद्धि के पहले अनुमान की तुलना में भी 8.6% की दर से बढ़ने का अनुमान भी जताया है। तो 2021 में भी मूडीज ने अनुमान लगाया था उसमें भी चेंजेस किए हैं। कितना किया है? 8.1% के पहले के अनुमान की तुलना में 8.6% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है 2021 में। किसने? मूडीज ने। तो मूडीज की बात करते हैं, तो मूडीज का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, और इसके अध्यक्ष और सीईओ है रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एके सिंह पेट्रोनेट एलएनजी के नए अध्यक्ष बने हैं। वे कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के निदेशक हैं? यानी
A.K. Singh becomes the new president of Petronet LNG. He was the director of which public sector company? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IOCL। तो IOCL के नए जो पेट्रोनेट LNG के नए अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? A.K. सिंह। वे इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के डायरेक्टर थे। कौन सी कंपनी की? IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के निदेशक पाइपलाइन अक्षय कुमार सिंह A.K. सिंह देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए MD और CEO होंगे। वह प्रभात सिंह की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। पेट्रोनेट IOC, गेल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प्स ONGC और BPCL का एक संयुक्त उद्यम है। किस किस का? IOCL, गेल और ONGC और BPCL का एक संयुक्त उद्यम है। IOC के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और IOC की स्थापना हुई थी 30 जून 1959 में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्द ही मैं नवंबर माह का पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल और व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।